नमस्कार साथियों, स्वागत है करंट अफेयर के खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं उस दिन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, जो आपकी परीक्षा दृष्टि से क्या हो, उसी दिन बने हो और आपको ऐसा लगे कि आज हमने जो करंट अफेयर पूरी तैयार कर ली है, तो आप इसमें रिवीजन कर सकें, जिससे पता चल सके आपको कि जो आपने तैयारी की है, क्या उस लेवल की है या नहीं है। क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चन हैं, वो आपके सारे यूपीएससी के अलावा जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम हैं, उनके साथ-साथ आपके हर वो एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो या फिर आपकी टीचिंग जॉब हो, इन सभी के लिए और जितने भी आर्मी एग्ज़ाम हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी सबके लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के कौन-कौन से क्वेश्चन करंट अफेयर का हिस्सा बने हैं। उसको शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो क्या करिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को क्या करिए प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मेरा कोई भी नया वीडियो, नया सेशन आए, आप तक उसके क्या हो सके, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिल सके और आप उस हमेशा से अपडेट रहें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अगर हम पहले प्रश्न की तरफ जाएँ, तो आज का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो आपको बता दें, जो वीर बाल दिवस है, कब मनाया जाएगा, ये बात इसलिए की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये घोषणा की है कि अब से यानी 2022 से आगे हर वर्ष 26 दिसंबर को क्या किया जाएगा, वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप बता दें, वीर बाल दिवस, ये बाल-वीर से संबंधित नहीं है, ये वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सिखों के अंतिम गुरु हैं, अंतिम अर्थात 10वें नंबर के जो गुरु हैं, जिनका नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह है। तो गुरु गोविंद सिंह को क्या हुआ है, उनके जो बेटे हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनके बेटों को साहबजादा कह के पुकारा जाता है। तो उनके 4 बेटे थे। तो उनको बोलते थे साहबजादा, ठीक है? तो क्योंकि उनका ये कहना है कि हम वीर बाल दिवस मनाएँगे, तो कहीं न कहीं साहबजादों के जो साहस है और उनके साथ न्याय हो सकेगा। उन्होंने जो उनका बलिदान दिया है, उसको क्या होगा, कहीं न कहीं लोग उसको जान पाएँगे। उनके और धर्म के लिए किस हद तक उन्होंने क्या किया, अपना उन्होंने सहा है, मुगलों के खिलाफ उनके साथ क्या अत्याचार किए गए, उन सब के बारे में लोगों को पता चल सकेगा। तो इनके चारों बेटों को क्या बोला जाता है? साहबजादे बोला जाता है। आपको बता दें, जो इनके चारों बेटे हैं, उनका नाम क्या-क्या है? अजीत सिंह है, जोरावर सिंह है, तीसरे नंबर के थे जोरावर सिंह थे और जो चौथे नंबर के हैं साहबजादे, वो हैं फ़तेह सिंह, ठीक है? आपको बता दें, जब इनको मुगलों द्वारा चिना दिया गया था एक दीवार के अंदर, तो जो जोरावर सिंह थे, उनकी उम्र उस टाइम 9 वर्ष थी और फ़तेह सिंह की उम्र कितनी थी? 6 वर्ष थी। तो समझ सकते हैं ये बालक कितने बहादुर रहे होंगे। तो इनको बता दें, ये चारों बालक जो अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फ़तेह सिंह, जिनको साहबजादे की उपाधि दी गई है, इन्होंने खालसा पंथ से क्या किया था? दीक्षा ली हुई थी। और साथ ही साथ क्या हुआ था, इन्होंने मुगलों के सामने अपने धर्म के लिए झुकना नहीं किया। उनको मुगलों के आगे झुके नहीं, बल्कि क्या हुआ, अपने वीरगति को प्राप्त हुई, शहीद का इनको दर्जा दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट जो गुरु गोविंद सिंह हैं, ये गुरु तेग बहादुर के बेटे हैं। वो 9वें नंबर के गुरु थे। तो 10वें नंबर गुरु कौन रहे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का अगर हम देखें सिख धर्म में, तो इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इन्होंने सिख धर्म के अंदर जो पगड़ी, ये लोग बालों को ढकते हैं, पगड़ी बाँधते हैं, उसका प्रचलन गुरु गोविंद सिंह ने चालू कराया। उसके बाद जो 5 केस हैं, यानी कि 5 का जो का है, उन 5 का में क्या-क्या है? सरदार लोग जो क्या होंगे, कंघा रखेंगे, कृपाण रखेंगे, कृपाण तो चाकू टाइप का होता है, ठीक है? केस रखेंगे, बाल रखेंगे। उसके अलावा अगर इनका देखा जाए, तो कड़ा रखेंगे वो, अपने हाथ में देखा होगा कड़ा पहने रहते हैं और फिर जो है क्या है, वो कच्छा धारण करते हैं। इसके ऊपर इनको बात की गई थी, तो इसके लिए इनको क्या किया जाता है, गुरु गोविंद सिंह को उसमें सम्मान मिला हुआ है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। आज का अगला प्रश्न ये है कि जल्लीकट्टू क्या है? तो इस टाइम ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि जल्लीकट्टू जो जो आयोजन होता है, वो कब होता है? पोंगल के टाइम पे होता है। साउथ में इसको पोंगल के नाम से जानते हैं और हमारे नॉर्थ में इसको जो किसके नाम जाना जाता है, मकर संक्रांति के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। तो होता क्या है साउथ में, मकर संक्रांति के दिन या जिसमें वो पोंगल बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो सांड होता है, सांड को काबू करने का आयोजन किया जाता है, उसको बोलते हैं जल्लीकट्टू, ठीक है? सांड को क्या करते हैं, काबू करते हैं। अगर कुछ लोग, जो कुछ संख्या होती है, वो सांड को काबू कर लेते हैं, तो वो विजेता होते हैं। अगर वो काबू नहीं कर पाए, तो सांडों का जो मालिक होता है, उसको क्या किया जाता है, फिर उनको क्या विजेता घोषित किया जाता है, उनको उपहार दिए जाते हैं। तो आपको बता दें, जो जल्लीकट्टू है, तमिलनाडु कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के, अगर पूछ लिया जाता है कि जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है, तो जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और तमिलनाडु को 4 जिले हैं, उनके अंदर इसको मनाया जाता है। वो 4 जिले कौन-कौन से हैं? वेल्लोर जिला है, दूसरा कौन-सा है? तिरुवन्नामलाई जिला है, ठीक है? तीसरे जिले की अगर बात की जाए, तो रानीपेट है।
और अगर हम चौथे जिले की इसके अंदर बात करें वो कौन-सा है? तिरुपत्तूर, ठीक है? तिरुपत्तूर। तो 4 जिले कौन-कौन से हो गए? वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपत्तूर। इनको क्या बोला जाता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जल्लीकट्टू बेट का के नाम से भी इस इलाके को जाना जाता है। तो आपको बता दें, इस पे हुआ क्या है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। एक तो कोरोना की वजह से केस बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी क्या हुआ है पेटा ने इसके ऊपर अपील की थी कि ये कहीं न कहीं जानवरों के साथ क्रूरता होती है तो उसको बंद किया जाए। तो इसमें तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश लाके इसको बंद कर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को पलट दिया राज्यपाल का परमिशन लेके और यहाँ पर मनाया जाता है। उनका ये कहना है उन लोगों का बचाव पक्ष में कि जल्लीकट्टू के अंदर के जो सांड होते हैं, तो सांडों का क्या है ये नस्ल की शुद्धता के उनके प्रतीक हैं और इससे क्या होता है जिनसे जो उनके सीमन से जो नया जो तो इसमें जो नया जो रिप्रोडक्शन किया जाता है, तो उससे कहीं न कहीं होता है उनकी नस्ल शुद्धता बनी रहती है। वरना क्या होगा इनको आर्टिफ़िशियल गर्भाधान कराना पड़ेगा और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको गर्भाधान के लिए इनको सुरक्षित नहीं रखा, तो लोग इनको मांस के लिए काट लेंगे, तो कहीं न कहीं इन पर जानवरों को बचाया जाता है। इसलिए उनको जल्लीकट्टू त्योहार की वजह से उनको संरक्षण मिला हुआ है। तो इसलिए ये चर्चा में बने ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन आएगा जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू क्या है? सांड को काबू करने वाला एक आयोजन है, जो हर वर्ष पोंगल के त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु मनता है तमिलनाडु के 4 जिलों में वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपतुर के हुए, ठीक है? देखते हैं आज के अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मेकाधातु विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो मेकाधातु विवाद अगर साउथ इंडिया में आप जाते हैं, तो ये भी वही है, आपने देखा होगा इधर कर्नाटक है और नीचे तमिलनाडु, साइड में केरल। तो ये जो विवाद है, फिर से वही 2 राज्यों के बीच में कौन-कौन से 2 राज्य हैं? एक राज्य है कर्नाटक और दूसरा राज्य है तमिलनाडु, जो मैंने अभी पीछे बताया। इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, विवाद बना हुआ है मेकाधातु का। आपको बता दें, जो मेकाधातु विवाद है, तो मेकाधातु बेसिकली है क्या? एक जलाशय है जिसको किसके ऊपर बनाया जा रहा है? कावेरी नदी के ऊपर क्या किया जा रहा है? इस जलाशय को बनाया जा रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मेकाधातु परियोजना किस नदी बनाई गई है? तो कावेरी नदी पे है। ये विवाद किन राज्यों के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और इसमें विवाद क्या है कि तमिलनाडु का ये कहना है अगर इस पे मेकाधातु पर विवाद इस पे अगर कावेरी नदी पर ये बनाया गया जलाशय, तो कहीं न कहीं उसके पानी की आपूर्ति बाधित होगी। वहीं अगर कर्नाटक का हम पक्ष देखें, तो कर्नाटक ये कहना है कि इसके द्वारा वो कुछ कुछ नहीं करेंगे, बस क्या है बेंगलुरु जिले में जो पानी की किल्लत आ रही है पेयजल की, उसकी आपूर्ति को कहीं न कहीं बढ़ाएँगे, इससे पानी के फ्लो में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर आपसे थोड़ा और डीप में क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको बता दें, ये कर्नाटक के रामनगर जो जिला है वहाँ का, कर्नाटक के रामगढ़ जिले के अंतर्गत इसको बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाया जा रहा है, जो रामगढ़ जिला किसके पास है? कर्नाटक के कनकपुरा के पास है और कनकपुरा के अंतर्गत जो ये बनाया जा रहा है रिजर्वायर, इसको क्या बोला जा रहा है? बैलेंसिंग रिजर्वायर, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, आपस में विवाद बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एआईआईबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको एआईआईबी का फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है? तो ये इसकी फुल फॉर्म है और इसके अगर मुख्यालय की बात की जाए, तो इसका मुख्यालय बीजिंग के अंदर है। और बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग क्या है? चाइना की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, तो वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसके काम क्या है? ये स्थायी बुनियादी ढांचे का विकास करता है, उत्पादन क्षेत्र में निवेश करके इस पूरे एशियन क्षेत्र में क्या है, वो बेहतर भविष्य निर्माण करने में हेल्प करता है। और इसके अंतर्गत देखें शेयर किसके ज़्यादा हैं, तो चाइना के इसके अंदर कितने शेयर हैं? 61% हैं। दूसरे नंबर पे इसमें इंडिया का यानी भारत का आता है। भारत के केवल 7.6% शेयर हैं। रसिया के 6.01% शेयर हैं। फिर इसमें ज़रूरी इसमें केवल एशिया के नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के तटीय यूरोपीय कंट्री और अमेरिका की भी हिस्सेदारी है। तो जर्मनी की इसमें शेयर देखी जाए तो जर्मनी के अंदर 4.2% इसके शेयर होल्डर हैं ये लोग। तो चाइना का इसमें ज़्यादा बोलबाला है। आज ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले घोषणा की गई है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो नए जो उपायुक्त चुने गए हैं, उनमें से क्या होगा, जो उपायुक्त माने या उपाध्यक्ष की बात की जाए, उपाध्यक्ष के अंदर हमारे देश के पूर्व गवर्नर जो उर्जित पटेल हैं, उनको क्या किया गया है, नए कार्यकाल में उनको चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल अगले 3 वर्षों तक इसमें उपाध्यक्ष के पद पे रहेगा। इस प्रकार कुल 5 उपाध्यक्ष होते हैं, उनमें 1 इनको चुना गया है, इसलिए एआईबी चर्चा में आ गया है। तो पूछा जा सकता है एआईबी का मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें किसके क्या शेयर हैं? और कई बार पूछा जा सकता है कि किसको एआईबी का मुख्यालय का उपाध्यक्ष भारत की तरफ से घोषित बनाया गया है, वो भारत के लिए चुना गया, वो कौन है? उर्जित पटेल, हमारे पूर्व गवर्नर। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिशन परवरिश जो चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, इस नामक इसके परियोजना के लिए अभी किसे
स्कॉच पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर मिशन परवरिश की आप बात करते हैं, तो जो मिशन परवरिश है, वो केंद्र सरकार के द्वारा जो काफ़ी पिछड़े जिलों में जहाँ पर जो कुपोषित बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जिनकी एज कितनी है 5 माह से लेकर अगर सॉरी 6 माह से लेकर अगर 5 वर्ष तक इनकी अगर एज है, ऐसे बच्चों का जिनका कुपोषण स्तर सही नहीं है, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को देखते हुए सोशल, इकोनॉमिक इनके दृष्टिकोण को देखते हुए उनका समग्र विकास हो सके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके इनका, तो उसके लिए क्या किया गया है, समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए मिशन परवरिश चलाया गया है। तो मिशन परवरिश के तहत हुआ क्या है कि अभी एक जिला है दक्षिणी असम का यानी कि साउथ अगर आप ऐसे मानिए दक्षिणी असम के अगर ज़िले की बात की जाए, तो वहाँ पर एक ज़िला है कछारी। कछारी ज़िले को क्या किया गया है, स्कोच अवार्ड से विजेता को उनको नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने मिशन परवरिश के लिए अच्छा कार्य किया है। तो अब एक तो आंसर ये हो गया मिशन परवरिश के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया कछारी ज़िले को। ये कछारी क्या है, ये साउथ असम का एक ज़िला है। तो वहाँ पर क्या किया इनको इस ज़िले को अवार्ड दिया गया मिशन परवरिश के तहत अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए। और अवार्ड कौन-सा दिया गया स्कॉच। तो अब स्कॉच अवार्ड के बारे में जान लीजिए। तो स्कॉच अवार्ड क्या है? हमारे देश के अंदर जो प्रसिद्ध जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो सरकार द्वारा मिलता है, भारत रत्न है। लेकिन किसी भी अगर संस्था के द्वारा प्राइवेट स्तर पर अगर दिया जाए, तो उसके लिए जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है, वो कौन-सा होता है? वो होता है स्कॉच अवार्ड, ठीक है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जो कि किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा दिया जाता है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है स्कोच, इसको दिया जाता है। ये सम्मान भारतीय देश के बेहतर भविष्य को बनाने के लिए जो निर्माण करने वाली संस्थाएँ हैं या एकल व्यक्ति हैं, उनको ये अवार्ड मिलता है, इसलिए इसको चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या है और आज का अंतिम प्रश्न ये है कि सार का पूरा नाम क्या है? कई बार फुल फॉर्म पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो पूछ सकते हैं कि सार का फुल फॉर्म क्या है? सार का जो फुल फॉर्म है, वो है स्मार्ट सिटीज़, एस से स्मार्ट सिटीज़, ए ए से हो गया एंड एकेडमिया, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया, टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ठीक है? तो एस से स्मार्ट सिटीज़ एंड ए से एकेडमी टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो ये हो गया फुल फॉर्म। तो आपको बता दें ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इसको चालू किया गया है सार को। और इसके अगर उद्देश्य की बात की है, तो इसने क्या किया है पूरे देश की लगभग 15 जो वास्तुकलाएँ हैं, जिसको ये बनाए धरोहरें जो बनाई गई हैं, 15 वास्तुकलाओं को चुना गया है और इस योजना का क्या किया गया है स्मार्ट सिटी से लिंक करके इन 15 ऐतिहासिक जो वास्तुकलाएँ जो परियोजनाएँ हैं, इनको अब क्या किया जा रहा है, इनके दस्तावेज़ीकरण किए जा रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। दस्तावेज़ीकरण मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन करके इनको अब और अच्छे से प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाएगी। जिससे क्या हो जो हमारे छात्र हैं वो क्या करें, हमारी परंपरा को आसानी से सीख सकें, हमारे जो वर्तमान ऐतिहासिक परंपराएँ उनको सीखें और कहीं न कहीं उन सीखने वाली चीज़ों के साथ जो छात्र हैं वो क्या कर सकें, शहर के विकास के साथ उनका जुड़ाव हो सके और उनसे सीख कर कहीं न कहीं शहर डेवलपमेंट करने के लिए अपने नए इनोवेशन विचार लेके आएँ। इसके अलावा जितने भी चिकित्सा यानी आपके जो मेडिकल डॉक्टर यानी चिकित्सक हैं, प्लस जितने भी शिक्षाविदी हैं, यानी कि टीचर्स हैं, वो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, अपनी सूचनाओं के हिसाब से क्या करेंगे, इनका प्रसार करने के लिए तत्काल सूचना का प्रसार हो सके सही से, इसको करने की हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे, इसलिए सार को चलाया गया है। ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ठीक है? तो ये पूरा आज का प्रश्न था। तो आज के पूरे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नए टॉपिक में और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।